चलो देखो, कल पढ़ा था अपन ने हाउस प्रॉपर्टी, है ना। चार्जिंग सेक्शन 22। बताओ, क्या दो शर्तें हैं हाउस प्रॉपर्टी हेड लगने की। हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है? बिल्डिंग, एनी बिल्डिंग ना, एंड लैंड अपॉर्टमेंट देयरटू, है ना, अपॉर्टमेंट टू दैट बिल्डिंग। ठीक है, ये पढ़ा था अपन ने। उसके बाद अपन ने कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें लिखे थे। ठीक है, कि रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों ही प्रॉपर्टीज में हाउस प्रॉपर्टी चार्जिंग सेक्शन लगेगा। ठीक है, अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी में बिल्डिंग होना जरूरी है। अगर वेकेंट लैंड है, कोई प्लॉट है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर नहीं आएगा। मान लो लैंड है मेरा, उसको मैं शादियों के लिए किराए पे दे देती हूँ, वहां पे शादियां होती हैं, ठीक है, टेंट वेंट लगाकर, तो मेरे को जो किराया मिल रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा, और मेरा बिजनेस भी नहीं है, तो वो कहाँ चला जाएगा? अदर सोर्सेज में चला जाएगा। फिर वो समझ गए क्या? ठीक है, अच्छा, फिर हमने पढ़ा था कि भाई हाउस प्रॉपर्टी किन किन चीजों के लिए यूज हो सकती है, उस यूसेज के हिसाब से हमने डिसाइड किया था टैक्सेबिलिटी का, है ना। तो पहला तो यूज था कि लेट आउट करेंगे हम। अगर हमने लेट आउट किया है और हमारा बिजनेस ही लेट आउट करने का है, ठीक है, तो पीजीबीपी में जाएगी इनकम, अदरवाइज ऑलवेज एचपी। ठीक है, अगर हमने सेल्फ ऑक्यूपाई किया है, सेल्फ ऑक्यूपाई हम किस लिए कर सकते हैं? या तो रहने के लिए, या तो बिजनेस या प्रोफेशन के लिए। अगर रहने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाई किया है, ठीक है, तो हमारे पास दो ही घर है, तो वो एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। बट दो से ज्यादा घर है तो दो के बाद वाले घरों को क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड लेट आउट। ठीक है ना। इसके बाद अगर बिजनेस और प्रोफेशन के लिए हमने सेल्फ ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो अपना ही बिजनेस अपना ही प्रोफेशन चला रहे हैं उस बिल्डिंग के अंदर, तो खुद इफेक्ट करेगा। मतलब हमको क्या करना है? इग्नोर। हमको क्या करना है? इग्नोर। ठीक है, अगर बिल्डिंग मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब मैं बिल्डर हूँ, ठीक है, रियल एस्टेट डेवलपर हूँ, तो मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड है, तो क्या होगा? अगर मैं सेल कर रही हूँ बिल्डिंग, तो पीजीबीपी में जाएगा। बट अगर मैंने मान लो लेट आउट कर दिया, उसको रेंट पे चढ़ा दिया, तो हाउस प्रॉपर्टी में ही आएगा। इतनी बातें क्लियर? ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो हाउस प्रॉपर्टी है, उसकी हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तक कैसे पहुंचेंगे? ठीक है, तुम लोग को चार्जिंग सेक्शन मैंने लिखवाया था, है ना। उसमें देखो क्या लिखा है, एनुअल वैल्यू। मैंने बोला था ना एनुअल वैल्यू वर्ड यूज होगा, रेंटल इनकम, एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो ये एनुअल वैल्यू या रेंटल इनकम निकालते कैसे? मुझे बताओ, जनरली तुम लोगों को क्या सोचना है, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं तुम लोग से पूछ रही हूँ, बेटा ये मेरा घर है, इसको मैं रेंट पे चढ़ा रही हूँ, ठीक है, इससे मैं इनकम कमा रही हूँ, तो इस इनकम को मैं कैसे कैलकुलेट करूं? क्या होगी ये इनकम? जितना रेंट आ रहा है उतना ले लूं, जितना रेंट आ रहा है हर महीने उसको इंटू 12 कर दिया, तो क्या आ जाएगी? रेंटल इनकम। यही एनुअल वैल्यू होनी चाहिए, राइट? तुम लोग के हिसाब से पक्का? अच्छा, मान लो कि मुझे 50,000 रुपए पर मंथ मिलता है, ठीक है, तो 12 महीने का कितना हुआ? 6 लाख ना। 6 लाख मेरी इनकम हो गई फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, है ना। मुझे इसको दिखाना चाहिए 5 लाख से ज्यादा है नॉर्मल। अगर मैं स्कीम के हिसाब से चलूंगी तो टैक्स लगेगा थोड़ा बहुत, है ना। ठीक है, दिखा दूं मैं इतनी ईमानदार होकर? मैंने सोचा कि नहीं यार, थोड़ा तो विक्रम लगाते हैं। 6 लाख है ना मेरा रेंट, एक काम करती हूँ, 50 को 2 पार्ट में बांट देती हूँ, 5,000 रुपए चेक से लेती हूँ, और बाकी 45,000 कैश में ले लेती हूँ, और कैश वाला कहीं दिखाऊंगी ही नहीं।
ठीक है, तो 5,000 इंटू 12 कितना हुआ, सिर्फ 60,000 दिखाती हूँ और बाकी का कितना बचा 5 लाख, ये डिस्क्लोज नहीं करते। ठीक है, सिर्फ ये 60,000 क्या करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखा देते हैं, एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, चल जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले बुद्धू है नहीं। ठीक है, अब ये तो मेरा एक्चुअल रेंट है जो मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, ये क्या है, एक्चुअल रेंट जो मुझे मिला, क्योंकि मुझे मिला था पर मैं दिखा कितना रही हूँ 60,000, तो 60,000 इज माई एक्चुअल रेंट विच इज रिसीव्ड, और मैं इसी को इनकम बनाने के चक्कर में थी, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला नहीं, यहाँ पे तो हम चीटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लूप होल है, हम उस लूप होल को क्या करेंगे, फिल करेंगे। समझ गए क्या, तो लूप होल को फिल करने के लिए क्या तरीका बनाया, इनकम टैक्स ने पूरा तरीका सुनो, उसके बाद फिर अपन उसको सिस्टमैटिक फॉर्म में नोट डाउन करेंगे। ठीक है बेटा, म्यूनिसिपैलिटी जानते हो, जानते हो नगर निगम, ये म्यूनिसिपैलिटी क्या होती है, लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी तुमसे हाउस टैक्स कलेक्ट करती है, ये पता है, घर वालों से पूछना। ठीक है, कि वो हर साल क्या प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं, क्या हुआ रिया, तुमको इतना मजा क्यों आ रहा है बेटा, मैं जानना चाहती हूँ क्या तुम्हें इतना मजा क्यों आ रहा है पढ़ने में, कहीं इंटर में बैठना तुम्हारा सपना तो नहीं था जो आज पूरा हो रहा है, नहीं, ठीक है चलो। तो म्यूनिसिपैलिटी है, नगर निगम या लोकल अथॉरिटी आपसे क्या कलेक्ट करती है, प्रॉपर्टी टैक्स। अब बेटा प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करने के पर्पज से जो म्यूनिसिपैलिटी होती है ना, वो सारी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिटरमाइन करती है। ठीक है, जिस वैल्यू को अपन बोलते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू, क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू से एक प्रॉपर्टी पूरे साल में इतना कमा सकती है। मेरा घर की वैल्यू मान लो म्यूनिसिपैलिटी ने लगाई 5 लाख रुपए, तो म्यूनिसिपैलिटी के हिसाब से मेरा घर पूरे साल में कितना पैसा कमा सकता है, 5 लाख रुपए। ठीक है, एक प्रॉपर्टी कितना कमा सकती है पूरे साल में एज पर म्यूनिसिपैलिटी, उसको क्या बोलेंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू। क्लियर है, ठीक है। अभी म्यूनिसिपल वैल्यू हमको मिल सकती है, किसी भी प्रॉपर्टी की हम पता लगा सकते हैं, है ना, नगर निगम में जाकर, बट हमको अभी क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, क्लियर, म्यूनिसिपल वैल्यू समझ में आई पहली चीज, है ना। तो इनकम टैक्स ने बोला कि पहली चीज तो ये ले लो म्यूनिसिपल वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू तुमने डिटरमाइन नहीं की है, ये तो किसने डिटरमाइन की है, लोकल अथॉरिटी ने, तो ये ज्यादा रेलेवेंट वैल्यू है हमारे हिसाब से, तो पहली वैल्यू तो ये ले लो। ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यू ले लिया अपन ने, सबको समझ में आ गया म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है। हाँ, दूसरी एक और वैल्यू लो, क्योंकि एक ही वैल्यू पर हम डिटरमाइन कर देंगे तो अनफेयर टाइप का दिखेगा, है ना। हम बोल सकते हैं ना कि भैया म्यूनिसिपल वैल्यू तो कम डिटरमाइन की है, ऐसा हो सकता है ना कि म्यूनिसिपल वैल्यू तो म्यूनिसिपैलिटी ने कम डिटरमाइन की है, बट कोई कोई एरिया का रेंट अगर देखो तो वो ज्यादा हाई होता है, कोई कोई एरिया का रेंट कम होता है, वो एरिया वाइज डिटरमाइन होता है ना। अब जैसे यहाँ पे मैं बैठी हूँ सिटी के बीच में, यहाँ का रेंट बहुत ज्यादा है, बट अगर मैं चली जाऊँ मेडिकल साइड में, है ना, गढ़ा साइड में, ठीक है, एकदम वो रामपुर के एंड में, तो वहां वहां पर वो अंदर अंदर वाली लोकेशन है, वहां पर रेंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो म्यूनिसिपल वैल्यू तो एक वैल्यू होगी, बट हमको और वैल्यू चाहिए कंपेयर करने के लिए, तो दूसरा अपन ने लिया फेयर रेंट। फेयर रेंट, फेयर रेंट क्या है, जिस लोकेलिटी में तुम बैठे हो उस सेम लोकेलिटी में सिमिलर प्रॉपर्टी कितना रेंट कमा रही है, उस लोकेलिटी के हिसाब से प्रॉपर्टी कितने रेंट पे चढ़ेगी। समझ में आया क्या, फेयर रेंट, है ना। जैसे मान लो 2 बिल्डिंग है आजू बाजू, मेरी बिल्डिंग और बाजू वाले की बिल्डिंग, बाजू वाले की बिल्डिंग भी रेंट पे चढ़ी हुई है, तो वो कितना रेंट वो कमा रही है ना, हम मार्केट रेट भी बोल सकते हैं उस एरिया का।
समझ गए क्या? दूसरी अपन ने ये ली। अब अपन को इन दोनों में से कौन सी लेनी है? हायर वैल्यू लेनी है। ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो ज्यादा है वो अपन ने पकड़ लिया। क्लियर है? ठीक है। अब बेटा एक एक्ट है, रेंट कंट्रोल एक्ट। ठीक है, कोई कोई जगह पर, कुछ कुछ सिटीज में, कुछ कुछ स्टेट्स में रेंट कंट्रोल एक्ट लगता है। रेंट कंट्रोल एक्ट ने मैक्सिमम रेंट फिक्स कर दिया है। ठीक है, रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से उन्होंने कुछ कुछ एरिया के रेंट को मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी कि इससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, तो भले उस एरिया का फेयर रेंट ज्यादा हो, मार्केट रेंट ज्यादा हो, म्यूनिसिपल वैल्यू ज्यादा हो, पर हम उस स्टैंडर्ड रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट से ज्यादा हम चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम जब उससे ज्यादा चार्ज ही नहीं कर सकते तो हमारी इनकम कैसे ज्यादा हो जाएगी? ठीक है, तो हम ये जो हायर वैल्यू हमने ली ना, है ना, इसको मैं थर्ड नंबर पे रख लूं। मैंने क्या लिया? इन दोनों का हायर। उसको मैं कंपेयर करूंगी किससे? स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट इज मैक्सिमम रेंट दैट कैन बी, ये पूरा लिखाऊंगी मैं, दैट कैन बी चार्ज एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। ठीक है, इन दोनों में से मुझे क्या लेना है बेटा? लोअर। लोअर क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा तो हम चार्ज कर ही नहीं सकते। तो हमारा, हम तो इनकम निकाल रहे हैं ना, तो हम जब ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते तो हमारी इनकम भी ज्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? स्टैंडर्ड रेंज। ठीक है, तो हमने क्या किया? म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट लिया, उसमें से जो हायर वैल्यू उसको पकड़ा। ठीक है, फिर हायर वैल्यू को कंपेयर किया विद स्टैंडर्ड रेंट, दोनों में से जो कम है वो वाली वैल्यू पकड़ ली। ठीक है, अभी इसमें फिगर्स डाल के भी बता दूंगी मैं। अब इस लोअर वैल्यू को, इस लोअर वैल्यू को हम नाम दे देते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। क्या नाम दे दिया? अब एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है? इतना एक्सपेक्ट किया जाता है इस प्रॉपर्टी से कि इतना तो ये कमाएगी। समझ में आया? दिस इज द एक्सपेक्टेड रेंट जो कि इस प्रॉपर्टी को कमाना चाहिए। वो कैसे निकाला? बहुत लॉजिकल तरीके से निकाला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट जो भी ज्यादा है वो लिया और उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया टू स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, इतना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी कमाएगी। अब इसको कंपेयर करो, मान लो ये आया 5 लाख, ये कितना आया? 5 लाख, ऐसा मान लेते हैं। इसको कंपेयर करो तुम्हारे एक्चुअल रेंट से जो तुम शो कर रहे हो, जो कि 60,000 है। तुम तो 60,000 शो कर रहे हो ना। ठीक है, तो इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे कि 60,000 पे टैक्स लेंगे? नहीं, हम किस पे टैक्स लेंगे? 5 लाख पे। तो तुम्हारी जो एनुअल वैल्यू निकली, जो तुम निकालना चाह रहे थे, जिसको अपन बोलेंगे ग्रॉस एनुअल एनुअल वैल्यू, वो क्या हो गई? इन दोनों की हायर, है ना। और अगर तुम ईमानदार हो और तुम कितना कमा रहे हो? 60 नहीं, सॉरी 6 लाख, तो यहाँ पे 6 लाख कर दो। एक्सपेक्टेड रेंट कम है पर तुम ज्यादा कमा रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? ज्यादा कमा रहे हो तो ज्यादा पे टैक्स दोगे ना। ठीक है, तो तुम किस पे दोगे? ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, तुम्हारा क्या हो गया? ग्रॉस एनुअल। रेंट बचा नहीं था, छुपा लिया था। छुपा लिया था, फिर तुमने 5 लाख पे तो दिया ही ना। ठीक है, वहां तुम्हें 1 लाख का फिर भी फायदा हुआ। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट कम आया और तुम ज्यादा कमा रहे थे। ठीक है, नहीं, जब पूरे 5 लाख पे देगा ना तो 60,000 पे क्यों देगा? पूरे 60,000 पे ना देके किस पे देंगे हम? 5 लाख पे देंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई? हाँ, अब ये जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आई है, इसमें से म्यूनिसिपल टैक्स पे करना पड़ता है हमको, है ना, उसको हम लेस कर देंगे। उसका मान लो हमको डिडक्शन मिल रहा है कि हम इतनी कमा रहे हैं, 5 लाख हम इस प्रॉपर्टी से कमा रहे हैं, पर इस प्रॉपर्टी पे हम टैक्स पे कर रहे हैं।
ठीक है, तो जितना हमने पे किया है म्यूनिसिपल टैक्स उसको हम लेस कर देंगे, तो जो बचेगा उसको बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? नेट एनुअल वैल्यू पहुंच गए। इसको भी मैं इनकम नहीं बोल रही हूँ अभी। दो डिडक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने तरफ से देता है मुझे। एक 30% का डिडक्शन वो दे देता है, वो बोलता है कि ठीक है जितनी भी नेट एनुअल वैल्यू आई ना उसमें से 30% निकालो, लेस कर दो, इतना हम डिडक्ट कर रहे हैं तुम्हारा, मतलब इस पे हमको टैक्स नहीं चाहिए, तो 70% पे हमको टैक्स चाहिए मतलब बस। ठीक है, और अगर तुमने मान लो अपनी प्रॉपर्टी लोन लेकर बनाई है, ठीक है, लोन लेके खरीदी है बनाई है, तो उस लोन पे जो तुम इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो भी डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो भी डिडक्ट होने के बाद जो वैल्यू बचती है उसको अपन बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर है ना? अच्छे समझ में आ गया ये? हाँ चलो, ऊपर हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठंडी तो नहीं लग रही है, सवाल क्या होते तो गर्मी लग रही है क्या? 2 मिनट बाद फैन बंद करते हैं। चलो पहले अपन पूरा हायर लोअर वाला कंप्यूटेशन लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर मैं एक एक कंपोनेंट का मतलब भी लिख पा देती हूँ। क्या तुम लोगों ने लिखा हेडिंग? कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? सबसे पहले नंबर पे अपन लेंगे म्यूनिसिपल, देखो चार्ट बनाएंगे अपन एक ऐसा। हाँ बेटा, हाँ उसकी बात अभी करते हैं ना, चिंता मत करो, तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी के अलावा भी तो इनकम होगी, वो भी देखोगे ना। हाँ तो वो तो टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जाम नहीं बोलेंगे उसको, रिबेट बोलेंगे ना, वो रिबेट में चला जाएगा। 5 लाख तक है बस इनकम, तो रिबेट में चला जाएगा। ठीक है, अपन की टैक्सेबिलिटी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कहाँ कहाँ पर आ रही है? यहाँ आ रही है लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में, ठीक है, यहाँ आ रही है डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में, और कहाँ आ रही है? वो तो लेट आउट ही है, लेट आउट प्रॉपर्टी की तरह ही ट्रीट होगा वो। ठीक है, और यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो रहा है, ठीक है, बट एग्जेम्प्ट हो रहा है फिर भी उसमें एक चीज कंसिडरेशन की आती है, तो अपन 3 कॉलम्स बना देते हैं। एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, रेसिडेंस लिख लेना इसके ब्रैकेट में, एक लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए और एक डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए। यहाँ पे फिल करेंगे इन तीनों कॉलम में, पहले अपन ऐसे यहाँ पे समझ लेते हैं, बना के रख लो ये चार्ट। सबसे पहले अपन को क्या लेना है बेटा? म्यूनिसिपल वैल्यू, ठीक है। सेकेंड नंबर पे अपन को क्या लेना है? फेयर रेंट। इन दोनों में से क्या लेना है? whichever is higher, है ना? तो यहाँ पर अपन लेंगे हायर ऑफ 1 and 2, इसको नंबर 3 पे बोल देते हैं। पहले नंबर पे अपन ने लिया म्यूनिसिपल वैल्यू, सेकेंड नंबर पे अपन ने लिया फेयर रेंट, है ना? हमने दोनों में से क्या उठा ली? हायर वैल्यू।
हायर ऑफ 1 एंड 2। अब फोर्थ नंबर पे अपन को लेना है स्टैंडर्ड रेंट। फोर्थ नंबर पे अपन को क्या लेना है? स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट और हायर वैल्यू में से क्या लेंगे बेटा? विच एवर इज लोअर। तो फिफ्थ नंबर में मैं डालती हूँ लोअर ऑफ 3 and 4। देखो हम लोग ऐसे याद करते थे, हायर लोअर हायर, ऐसे जानना है अपन को, ठीक है? तो अभी हायर, फिर लोअर, फिर अभी हायर आए, लोअर ऑफ 3 and 4, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या रख दिया अपन ने? एक्सपेक्टेड रेंट। ये क्या है बेटा? एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है? अब सिक्स नंबर पे लो एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट इन दोनों में क्या लेना है? हायर, ठीक है? हायर ऑफ 5 and 6। ये क्या आ गई बेटा हमारी? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसको शॉर्ट में अपन बोलेंगे जीएवी। जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, याद कर लो इसको। सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर, फिर हायर वैल्यू एंड स्टैंडर्ड रेंट व्हिचएवर इज लोअर, फिर लोअर वैल्यू इज एक्सपेक्टेड रेंट, उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से व्हिचएवर इज हायर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से माइनस करेंगे बेटा म्युनिसिपल टैक्स पेड, म्युनिसिपल टैक्स पेड, ठीक है? ये 8 नंबर पे किया अपन ने। ये माइनस करते ही क्या गई? नेट एनुअल वैल्यू, एनएवी, जीएवी, एनएवी। ठीक है, अब 10 नंबर पे हम माइनस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। ये डिटेल में पढ़ेंगे अपन। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। 24 के दो पार्ट्स हैं, 24A और 24B। 24 सेक्शन के अंदर के डिडक्शंस में दो पार्ट्स हैं, 24A और 24B। 24A बोलता है 30% का डिडक्शन ले लो ऑफ NAV, नेट एनुअल वैल्यू का 30% निकाल के माइनस कर दो, ठीक है? और 24B बोलता है इंटरेस्ट ऑन लोन भी माइनस कर दो। अब जो बैलेंस बचा उसको अपन बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है ना? ये कंप्यूटेशन अपन को पूरा बनाना सीखना है इस चैप्टर में।
ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है ना? अब देखो जो बीच वाला कॉलम है उसमें तो सीधा सीधा हिसाब है। सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू लेंगे, फेयर रेंट लेंगे, जो हायर है वो ले लेंगे, है ना? फिर क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड रेंट, हायर वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर ले लेंगे। फिर उसको कंपेयर करेंगे विद एक्चुअल रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर ले लेंगे। उसमें से लेस क्या कर देंगे, हाँ म्यूनिसिपल टैक्स को माइनस कर देंगे तो आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से दो डिडक्शंस माइनस करेंगे, 30% ऑफ एनएवी हमेशा माइनस करना ही है, और इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना है। तो क्या आ जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे तो सिंपल सिंपल है, ठीक है। डीम्ड लेट आउट के केस में, डीम्ड लेट आउट कहाँ पे था, दो से ज्यादा वाले घर, ठीक है, पहले दो छोड़ दो, पर उसके अलावा जितने भी घर हैं उसको अपन क्या मान रहे हैं, डीम लेट आउट। अब बेटा मैंने उसको एक्चुअल में लेट आउट किया है क्या, नहीं, ठीक है, मतलब उसमें एक्चुअल रेंट तो आ ही नहीं रहा, तो एक्चुअल रेंट के सामने बस मैं डैश लिख दूंगी, बाकी सारी वैल्यूज तो है ना मेरे पास। मेरे पास म्युनिसिपल वैल्यू है वो लूंगी, फेयर रेंट है वो लूंगी, विच एवर इज हायर ले लूंगी, फिर इस हायर वैल्यू को कंपेयर करूंगी विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर ले लूंगी। अब ये लोअर वैल्यू इज एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट इज जीरो, विच एवर इज हायर तो एक्सपेक्टेड रेंट ही हायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हायर वैल्यू, ठीक है, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स पे किया है वो माइनस कर देंगे, तो नेट एनुअल वैल्यू। फिर अपन 30% माइनस कर देंगे एनएवी का, इंटरेस्ट और लोन माइनस कर देंगे, ये अपनी आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझ गए? अब ये एसओपी क्या है, रेसिडेंट वो दो घर, ठीक है, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जो हमारे हाथ में एग्जेम्प्ट है। ये कौन से वाले थे, एग्जेम्प्ट वाले थे, जिसपे हमें टैक्स नहीं लग रहा, बट इस पे भी टैक्स का इफेक्ट आ रहा है। कैसे, देखो यहाँ पे सब कुछ डैश करना है, इसकी अपन क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है ना, तो इसकी अपन को कोई भी जीएवी निकालनी नहीं है, जीएवी नहीं आएगी, एनएवी भी नहीं आएगी, 30% भी जीरो ही होगा। बट गवर्नमेंट यहाँ पर एक बेनिफिट देती है, वो बोलती है कि ठीक है तुमने इनकम नहीं निकाली, एनएवी नहीं निकाली, बट हम तुमको इंटरेस्ट ऑन लोन का फिर भी डिडक्शन देंगे। सब कुछ जीरो जीरो है, फिर भी वो बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या ले लो, डिडक्शन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सब जीरो में से ये जब माइनस करूंगी इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये इनकम कैसे आएगी, माइनस में। माइनस में इनकम आना इनकम टैक्स में अच्छी बात होती है, क्यों, एक इनकम से लॉस, एक सोर्स से लॉस, दूसरे सोर्स से इनकम, है ना, सेट ऑफ बताया था ना मैंने ना, जहां से इनकम है वहां से ये वाला लॉस क्या कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे, तो नेट जो टोटल इनकम निकल कर आएगी, हमारी टोटल इनकम याद है ना, इस पे टैक्स करके वो कम निकल कर आएगी। तो यहाँ पर जो दो एसओपी हमारे एग्जेम्प्ट हैं, ठीक है, उसके केस में हमको इंटरेस्ट और लोन का क्या मिल जाएगा, रिडक्शन मिल जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं करना है हमको उसके केस में। समझ गए, ठीक है, फिल कर लो इसको।
डीम लेट आउट प्रॉपर्टी में ध्यान से फिल करना, एक्चुअल रेंट वहां पे 0 है, ठीक है, बाकी सब में अपन को लगाना है अमाउंट का निशान। ऑफिस में हाँ डन, ठीक है, बातें बाद में करनी थी ना। चलो इसके कंपोनेंट्स का एक्सप्लेनेशन लिखो जल्दी जल्दी से। सबसे पहले लिखो म्यूनिसिपल वैल्यू, नोट्स लिखते जाओ, नोट 1 2 3 ऐसा है ना। नोट नंबर 1 लिखो, म्यूनिसिपल वैल्यू लिखो, वैल्यू असेस्ड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटीज, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज, value assessed by municipal authorities for collecting property tax, for collecting property tax। सेकंड लिखो फेयर रेंट, the rent that a similar property in the same locality would fetch, FETCH, ठीक है, जो रेंट सिमिलर प्रॉपर्टी को इन द सिमिलर सेम लोकेलिटी मिलेगा, ठीक है। थर्ड लिखो स्टैंडर्ड रेंट, मैक्सिमम रेंट, स्टैंडर्ड रेंट में लिखो मैक्सिमम रेंट that can be charged, that can be charged for a property, maximum rent that can be charged for a property as per rent control act, as per rent control act, ठीक है। और एक्चुअल रेंट, फोर्थ नंबर पे लिखो एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट इज इक्वल्स टू करके लिखो इसके सामने,
इसमें लेना है अपन को रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट. अनरियलाइज्ड रेंट का प्रोविजन आएगा. इट इज जस्ट लाइक बैड डेट. ठीक है. सारे कंपोनेंट समझ में आ गए जीएबी तक के. ठीक है ना. चलो आगे कल करवाती हूँ. कल क्वेश्चंस भी करवाऊंगी. कल नोट्स भी दे दूंगी मैं तुम लोगों के सबके ना. ये जो बस ये बनाया अपन ने इसको रिवाइज करके आना. ठीक है. क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते अपन को ये याद हो जाएगा. सिंपल ही है.